बिजनेस के ऊपर 1.25 करोड़ की लोन चल रही है, 2-2.5 करोड़ का स्टॉक है, कॉलर ऊंचा कर करके सिर्फ घूम रहे हैं कि भाई धंधा हो रहा है। तो मैं बचपन से ब्रिलियंट स्टूडेंट था, तो क्लास में फर्स्ट या सेकंड ही आता था। तो मेरे जीजा जी के फार्मेसी के स्टोर थे, तो हमने वहां से ही इंस्पिरेशन ली थी कि भाई फार्मेसी का स्टोर अगर कोई चला रहा है, दवाई की दुकान, तो उसकी मार्केट में इज्जत भी है और वो लोग पैसा भी कमा रहे हैं। पापा ने कहीं से भी पैसों का जुगाड़ करके मुझे धारवाड़ में एडमिशन करवाया और वहां से मैंने फार्मेसी की। तो डिप्लोमा फार्मेसी करके मैं सूरत आया। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं लगातार 14 इंटरव्यू में फेल। You are not suitable for this position. Please leave. यहाँ तक एक कंपनी के मैनेजर ने मुझे ऐसा भी बोल दिया था कि तू नौकरी के लायक ही नहीं है, तेरे को नौकरी कभी मिल ही नहीं सकती। फिर मेरे दूसरे दोस्त थे, मनीष कोदनी और विजय काजो, तो उसके साथ हमने नक्की किया कि खाखरा और पापड़ की फैक्ट्री करते हैं। लेकिन बोलते हैं ना, वो बिजनेस अगर नहीं आ रहा है तो किसी भी बिजनेस में जाए, हम कुछ नहीं करते 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 एक टाइम ऐसा आ गया कि वो खाखरा की फैक्ट्री चलाए तो महीने का 50,000 का नुकसान होगा और नहीं चलाए। मेरे पापा है ना बहुत कंजूस थे, हर बार ये सब पैसा 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 ही करते रहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि मेरे पास कहीं से 14-15 लाख रुपए आने वाले थे। आपने निर्णय ले लिया था? मैंने निर्णय ले लिया था, लेकिन पूछने के खातिर मैंने सिर्फ कमल भाई को कॉल किया कि भाई इस पैसों का क्या करना है। कमल भाई ने बोला कि वो पैसा तेरा पैसा नहीं, वो घर पे जाके वो पापा का पैसा है, आपको उसको दे दे। बोल रहा है ना, मैं सुन्न हो गया कि भाई ये पैसा पापा को दे दूंगा तो वो पैसा वो ले लेंगे, मेरे को कुछ मिलेगा नहीं और मैं फिर से ऐसे ही आ जाऊंगा। तो डरते डरते वो बैग में पैसा लेके मैं घर पे गया। पापा को बोला, पापा वो पार्टनरशिप अलग हुई, वहां से पैसा आया हुआ है, ये पैसा मेरे को तब तक उस मोमेंट तक ऐसा था कि चलो अब गया सब। पापा ने एक बात बोली, बोलो बेटा वो पैसा तेरे पास है, तो अपना नया धंधा कर। ऐसा हमारे यहाँ कहावत है ना, एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत होती है। मैं बोल रहा हूँ गलत है, एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे उसके बाप की पूरी जिंदगी है। बड़ी बात की। 2026 मार्च तक की बात करूँ तो क्या टर्नओवर है? नमस्कार, आज है हमारे बीच में बहुत ही खास मेहमान, हीरो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हिरेन भाई काकड़िया। हिरेन भाई आज यहाँ पर एक गेस्ट के रूप में ही नहीं है, हमारे मित्र हैं, कोच के रूप में है, और इनके जीवन में से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैंने अपने जीवन में उतारी है। और आज की चर्चा में यही देखेंगे कि क्या हम इनके जीवन से सीख सकते हैं और अपने जीवन में उतार सकते हैं। स्वागत है हिरेन भाई आपका। थैंक यू। आज का जो पॉडकास्ट है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए, आप एक मित्र के रूप में, कोच के रूप में है, आपका जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जो अपने सीख सकते हैं। आज वही चर्चा करेंगे, अलग अलग प्रश्न पूछेंगे, उसमें से जो निकलेगा उसमें से हो सकता है मैं भी कुछ लूं, कुछ दर्शक लेंगे। स्टार्टिंग करते हैं आपके बचपन के समय से। शेयर कीजिए बचपन की कुछ यादें। बचपन को आप किस रूप में देखते हैं? आपके अगर इस स्थिति में हूँ और बचपन को याद करूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि बचपन है ना, वो जीरो से था। जीरो इन टर्म्स कि ना कोई चाहत, ना कोई गोल्स, जो ईश्वर ने पैदा किया था बस वही था। जैसे कि एज अ छोटे बच्चे होने की तरह खेलना कूदना, पढ़ाई पे ध्यान देना, वो सब रूटीन जो सभी नॉर्मल बच्चे करते थे वही मैं करता था। हाँ, लेकिन बचपन से एक चीज थी कि लोगों को देख देख के सीखता था। मेरा काफी सारा ऐसा अनुभव रहा है बचपन से कि मेरी उम्र से ज्यादा बड़े बड़े लोग मेरे दोस्त हुआ करते थे। तो उन लोगों के साथ सीख सीख के कि भाई कोई 10वीं स्टैंडर्ड में आ रहा है या 10वीं में जा रहा है तो कैसी तैयारी करते हैं, कोई बाहर पढ़ने के लिए जा रहा है तो क्या कर रहा है, कोई शादी करने के बाद क्या कर रहा है, वो सभी चीजें मैं ऑब्जर्व कर रहा था बचपन में। हिरेन भाई, कोई ऐसी चीज जो उस समय कमी खली हो बचपन में, ऐसी कोई घटना याद आती? वैसे भी मेरी स्टोरी कोई अलग स्टोरी नहीं है, सब लोग जैसे सामान्य बिजनेसमैन है वैसे ही स्टोरी। हाँ, बचपन से जो चीजें कुछ चाहिए थी, मतलब मैं
एज अ छोटे बच्चे को साइकिल लेना, या टाइम पे स्कूल की फीस भरना, ये सब चीजों की पैसा नहीं होने की वजह से वो सब कमियां खिलती थी। तो बचपन से मेरे को एक इंसिडेंस याद है कि जब मैं 6th स्टैंडर्ड में गुरुकुल में पढ़ रहा था, तो तकरीबन तकरीबन ऐसा हो रहा था, वो हमारी डायरी आती थी ना, तो उसमें सब लिखते थे कि डायरी में ये सब होना है, स्कूल वाला। किसी ने लेसन वो होमवर्क नहीं किया है, किसी ने ये नहीं किया। तो मैं बचपन से ब्रिलियंट स्टूडेंट था, तो क्लास में फर्स्ट या सेकंड ही आता था। तो उस टाइम मेरी डायरी में सिर्फ एक ही नॉन लिखी जाती थी कि स्कूल की फीस भरिए, स्कूल की फीस भरिए, स्कूल की फीस भरिए। और ऐसा कर करके डायरी में है ना 10-12 बार लिखा हुआ था, कोई शिकायत कभी भी नहीं लिखी हुई थी, और स्कूल की फीस की ही लिखावट ज्यादा थी। तो एक दिन ऐसा हो गया, जब मेरे टीचर थे वो लिख रहे थे कि स्कूल की फीस भरिए, और मैं रोने लगा। और रोते रोते ऐसा हुआ कि यार, मैं जो बच्चे सब करना चाहिए वो तो मैं कर रहा हूँ। किसी के पापा उससे खुश नहीं है कि ज्यादा परसेंटेज नहीं ला रहा है, किसी के पापा उससे खुश नहीं है कि होमवर्क नहीं कर रहा है, ये सब तो मैं कर रहा हूँ, फिर भी मेरे को ये दुख क्यों मिल रहा है? तो वही बच्चे ने मेरे को एम्पावर किया कि बड़े होकर पैसा वाला बनना है, कि भाई कुछ भी हो जाए इस दुनिया में, मैं कुछ अच्छा करूं या नहीं करूं, लेकिन खुद का धंधा सेट करूंगा और पैसा बनाऊंगा। तो वो बच्चा आज तक दौड़ रहा था पैसों के लिए। एक घटना से वो दिमाग में बैठ गया कि अब मुझे आगे बिजनेस करना है, कुछ नया करना है। तो बिजनेस की जर्नी कैसी रही वो बताइए ना, स्टार्टिंग से एकदम, जितने फेलियर्स हैं जो है जरा वो बताइए। मैं शुरू से थोड़ा आगे से बताऊंगा। ये घटना होने के बाद 10वीं-12वीं में आया। 12वीं में साइंस में पास होके मेरे कुछ कम परसेंटेज कम थे, 60% आए थे। तो उसके बाद तब गुजरात में ऐसा हो रहा था कि मेरे को फार्मेसी करना था। तो मेरे जीजा जी के फार्मेसी के स्टोर थे, तो हमने वहां से इंस्पिरेशन ली थी कि भाई फार्मेसी का स्टोर अगर कोई चला रहा है, दवाई की दुकान, तो उसकी मार्केट में इज्जत भी है और वो लोग पैसा भी कमा रहे हैं। तो वही है, वो सब देख देख के हमने भी सीख लिया, चलो हम भी यही करेंगे। बाकी कोई नॉलेज था नहीं अपने पास। तो 12वीं में जब 60% आए, गुजरात में फॉर्म भरा, तो पता चला गुजरात में सिर्फ 1850 सीटें हैं फार्मेसी की, और फार्मेसी के में मुझे एडमिशन मिलेगा नहीं। उस टाइम पे कर्नाटका में बहुत सारी कॉलेजेस थी, लेकिन वहां पे क्या था, डोनेशन देना, फीस भरना, और वो बहुत सारे खर्चे वाला था। तो उस टाइम पे पापा ने कहीं से भी पैसों का जुगाड़ करके मुझे धारवाड़ में एडमिशन करवाया, और वहां से मैंने फार्मेसी की। तो कॉलेज में भी ऐसे सेकंड या फर्स्ट आता था कॉलेज में हमेशा। तो डिप्लोमा फार्मेसी करके मैं सूरत आया। तो मेरे साथ जितने भी दोस्त थे, वो कोई ऐसा बोल रहा था कि भाई हम जीआरई टॉफल देके अमेरिका जाएंगे, कोई ऐसा बोलता था कि भाई मैं आईएलटीएस करके कनाडा जाऊंगा, ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा। इस तरह से बाहर की चीज थी। मेरे दिमाग में एक चीज ऐसे चला, ये तो मैं सोच ही नहीं सकता क्योंकि घर की कंडीशन ही यही है। बड़ी 4 बहनें, मेरे से बड़ा भाई, इन सब की जिम्मेदारी पापा संभालते थे, और वो जिम्मेदारी वो सही तरह से निभा रहे थे। तो और ज्यादा लोडिंग मैं उसको क्यों दूं? तो ये सब मेरे को बचपन से ही मैंने सीख लिया था। तो फिर सोचा, सूरत आ चुके हैं, अब अपने को कुछ नहीं करना है, बस अच्छी सी नौकरी ढूंढते हैं। तो मैंने इंटरव्यू देना शुरू किए। तो अब बिलीव नहीं करेंगे, मैं लगातार 14 इंटरव्यू में फेल हुआ। ल्यूपिन, फाइजर, यानी अच्छे से अच्छी सभी फार्मा कंपनीज में एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ तक एक कंपनी के मैनेजर ने मुझे ऐसा भी बोल दिया था कि तू नौकरी के लायक ही नहीं है, तेरे को नौकरी कभी मिल ही नहीं सकती। लेकिन अब कर क्या सकते हैं, पढ़ाई करके फादर ने 2-3 लाख रुपए का खर्चा किया था, तो परिवार की भी एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई इतना खर्चा करके बेटे को पढ़ाया हुआ है, वो हमारी जरूरियातें पूरी करे, और वो मेरा फर्ज भी है कि वो करना है। तो फिर वहां से कुछ ना कुछ कर करके एक फार्मेड लिमिटेड नाम की कंपनी थी, और उसमें मैनेजर थे विपुल भाई देव मुरारी। उसने ये सारी चीजें उसने सिखाई।
तो वहां से मैंने अपनी जर्नी शुरू की। 6,000 रुपये बेसिक सैलरी और 70 रुपये डेली अलाउंस, ऐसा करके सब मिला के 7,500-8,000 रुपये आते थे महीने का। महीने का। और वहां से शुरू हुई जर्नी। फिर 2-3 महीने हुए, मैंने अपने मैनेजर को बोला कि सर, ये जो मैं सैलरी पा रहा हूँ या जो सैलरी मुझे मिल रही है, उससे मेरा काम होने वाला नहीं है। मेरी जो भूख है या मेरे परिवार की जो नीड है, इससे नहीं होगी। तो मेरे मैनेजर ने समझाया कि बेटा अपने यहाँ है ना एक इंसेंटिव सिस्टम होता है, तो अगर ज्यादा दवाई बेचेगा तो हर 3 महीने के क्वार्टर में तुम्हें ज्यादा पैसा मिलेगा। मैं बोला अच्छा ऐसा भी होता है, यानी इंसेंटिव सिस्टम मेरे वो आभा मंडल में था ही नहीं। इंसेंटिव जैसा कुछ होता है। तो वो विपुल भाई ने सिखाया कि इस तरह से इंसेंटिव आएगा। तो हमने पूरी सूरत टीम ने मिलके पूरे 3 महीना बहुत मस्त काम किया। और पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे 45,000 रुपये इंसेंटिव के मिले। तो बड़ी बहन ने शादी करके चली गई हुई थी। मेरी मदर को घर के रूटीन काम करने में प्रॉब्लम आती थी और उसको भी ये नी का प्रॉब्लम था। तो उसके लिए एक वॉशिंग मशीन खरीद के लाया, मैं अपने लिए बाइक खरीद के लाया। और वो पहली बार ऐसा चाम हुआ कि खुद के पैसे कमाने से है ना सारा तकलीफें बहुत सारे कम हो जाती है। तो वहां से ये जर्नी शुरू हुई। फिर वो फार्मेट लिमिटेड छोड़ के ट्रॉयका में गया, ट्रॉयका के बाद एरिस में गया, एरिस में मैं मैनेजर बना। वो करते 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 महीने का 60-65,000 रुपये सैलरी तक पहुंच गए थे। फिर मेरे दूसरे दोस्त थे, मनीष गोदनी और विजय काजो। तो उसके साथ हमने नक्की किया कि कुछ ना कुछ हम बिजनेस शुरू करते हैं। तो हम तीनों में आपस में ट्रस्ट इतना था कि भाई हम कुछ ना कुछ जो कोई भी डिसीजन ले ले वो चलता था। तो हमने नक्की किया कि भाई खाखरा और पापड़ की फैक्ट्री करते हैं। तो पापड़ कैसे बनते हैं, खाखरा क्या है, कुछ मालूम, कुछ आइडिया नहीं। फिर वो सर्च आउट किया, मशीनें लाए और किसी के पास भी पैसा नहीं। हाँ, मनीष भाई थे, वो पहले से गर्भ श्रीमंत थे, तो उसके पास पैसा था, उसका हम लोगों को सपोर्ट भी था। लेकिन मेरे और विजय काजो के पास कुछ नहीं था। तो फिर नक्की किया कि उसके पास एक मकान एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, उसके ऊपर लोन लेके हम काम शुरू करेंगे। तो हमने खाखरा की फैक्ट्री की। लेकिन बोलते हैं ना वो बिजनेस अगर नहीं आ रहा है तो किसी भी बिजनेस में जाए हम कुछ नहीं होगा। बिजनेस के बेसिक्स नियम ही पता नहीं थे, तो ऐसे ही कूद गए थे। लेकिन करते 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 एक टाइम ऐसा आ गया कि वो खाखरा की फैक्ट्री चलाए तो महीने का 50,000 का नुकसान होगा, और नहीं चलाए तो 1,00,000 रुपए का नुकसान होगा। नुकसान तो होना ही है। नुकसान तो होना ही है। हिरेन भाई, लॉस होते आदमी डर जाता है कि अब धंधा नहीं करना। खाखरा में लॉस हुआ, डर नहीं लगा उस समय कि अभी नया धंधा देखूं या वापस नौकरी में चला जाऊं, ज्यादा बढ़िया? डर तो बहुत लगता था। ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि हमें डर नहीं लगता था, डर बहुत लगता था। लेकिन उस टाइम पे ये जो दोस्तों और पार्टनरों का जो समूह था सभी लोगों का, तो वो एक दूसरे के सहारे चलते थे। अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम हुई है तो मनीष भाई सपोर्ट करते थे, मनीष भाई को कोई प्रॉब्लम हुई तो विजय भाई सपोर्ट करते थे, विजय भाई को कोई प्रॉब्लम हुई तो हितेश भाई सपोर्ट करते। तो हम चारों एक दूसरे के सहारे चलते थे। तो वो सहारे ने हिम्मत दे के रखी थी कि हम आगे बढ़े। बचपन के दोस्त हैं ये आप सभी? हम कॉलेज से स्टार्ट थे। मैं और मनीष भाई स्कूल से साथ थे, और विजय भाई और हितेश भाई वो कॉलेज से साथ में थे। बराबर है। हीरो की स्थापना के बारे में बताइए कि हीरो की स्थापना कैसे हुई, शुरुआत की परिस्थिति क्या रही, और ये भी बताइए कि एज अ बिजनेसमैन आपके अंदर चेंज कब आया? इसकी अगर बात करूं तो मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा। हम जब टेक्सटाइल में आए, टेक्सटाइल में आने के बाद मनीष भाई और विजय भाई वो खाखरे की फैक्ट्री चला रहे थे, मैं और मनोज भाई ये ऑनलाइन का बिजनेस कर रहे थे। 6-7 महीने 8 महीने में ऐसा हुआ कि ये बिजनेस में अच्छा होने लगा। तो हमने सोचा यहाँ मैं सेल्स में पावरफुल हूँ, प्रोडक्शन में मेरे को प्रॉब्लम आ रही है। बाकी का जो बैकग्राउंड ऑपरेशन है, पैकिंग करना, माल डिस्पैच करना, वो सब मनोज भाई अच्छी तरह से कर रहे थे। तो फिर मैंने विजय भाई को बोला, विजय भाई और मनीष भाई वो दोनों इस बिजनेस में साथ में आ गए। ये सब बिजनेस चल रहे थे। उस दौरान मनीष भाई प्रोग्रेस अलायंस नाम की एक संस्था में जुड़े थे। तो मनीष भाई ने बोला, भाई मैं जा रहा हूँ 1 साल से, बहुत अच्छा है, आप देखिए, आप भी आइए। मुझे और विजय भाई को बोला।
हमने कैजुअली मना बोल दिया, भाई ऐसी कोई संस्था की हमको जरूरत नहीं है। नहीं है। हम मतलब मैं लिटरली वो ईगो से हमने बोला कि वो क्या हमको सिखाएंगे। अपने होशियार है। हाँ, अपन बहुत होशियार है, पढ़े लिखे हैं, वो क्या हमको सिखा देंगे। लेकिन साथ में वो लालची दिमाग होता है ना, तो हमको ऐसा लगा कि चलो कुछ ना कुछ वहां से कोई नए एजेंट मिल जाएंगे। धंधा बढ़ हाँ, जाएगा। मनीष ऐसा बोल रहा था कि उसमें 100 200 करोड़ वाले लोग भी आते हैं। तो हमने सोचा कुछ ना कुछ वहां से मिल जाएगी। मतलब मैं वो सीखने के भाव से नहीं, लालच। स्वार्थ और लालच के भाव से हम वहां पे गए थे। तो प्रोग्रेस अलायंस में हम 2019 में जुड़े। फिर 2019 में जुड़ने के बाद हमने सीखना शुरू किया। तो शुरुआत में तो कैजुअली जो सब हम पूछते थे, अगर मान लीजिए मेरे ग्रोथ पार्टनर हुआ करते थे कमलेश भाई ठुमर और नरेश भाई टेली, अगर वो पूछे कि भाई महीने का कितना कमा रहे हो, तो जैसे वो नहीं, सच सामने नहीं आने देने का, अच्छा दिखावा करने का, तो हम वैसे ही लोग थे। अगर वो बोले कि भाई कितना कमा रहे हो, तो एक्चुअल अगर मैं 20,000 कमा रहा हूँ ना, तो मैं वहां बताऊं 1 लाख रुपए हम कमा रहे हैं। ऐसे शिद्दत से ऐसे बता रहे थे, कॉलर ऊपर करके। तो फिर वो लोग तो अनुभवी लोग थे, वो तो कोई ना कहीं टाइम पे समझ ही जाने वाले थे। फिर वो उन लोगों ने हमारे बिजनेस पे आए, पूरा उसका एनालिसिस किया, और फिर उसको पता चला कि बिजनेस के ऊपर 1.25 करोड़ की लोन चल रही है, 2-2.5 करोड़ का स्टॉक है, घर पे हम लोग कुछ ले नहीं जा रहे, कॉलर ऊंचा कर करके सिर्फ घूम रहे हैं कि भाई धंधा हो रहा है। फिर उसका एक भरोसा नाम का प्रोग्राम था, उसमें हम पार्टिसिपेट हुए, और पार्टिसिपेट होने के बाद पता चला कि हम जो कर रहे हैं ना, वो एक्चुअली गलत है। एज अ बिजनेसमैन जो हमको करना चाहिए वो कुछ नहीं। एज अ बिजनेसमैन जो अकाउंटिंग होना चाहिए, जो पैसे का लेन देन होना चाहिए, वो सही नहीं हो रहा है। तो वो हमने प्रोग्रेस अलायंस से सीखा। फिर वो प्रोग्राम खत्म करते करते हम लोन मुक्त, पूरा लोन पे कर दिया। और उसमें ज्यादा मेहनत विजय भाई की थी। विजय भाई ने बहुत मेहनत की उसमें, लोन पे करेंगे, स्टॉक भी क्लियर किया। और इसमें पूरा सपोर्ट प्रोग्रेस अलायंस से मिला। पूरा सपोर्ट। कोच ने कहा वैसा करते गए, वैसा किया। 100% मैं ऐसा बोल सकता हूँ। आज अगर मैं इधर पॉडकास्ट में भी बैठा हुआ ना, तो वो पॉडकास्ट में बैठने के लायक भी प्रोग्रेस अलायंस ने बनाया है, वरना हम कुछ नहीं थे। मैं खुद कुछ नहीं था। फिर एक दिन हमारे कोच ने बोला कि भाई आप तीनों लोगों को अलग हो जाना। और उस टाइम पे ऐसा था कि मेरी और मेरे पार्टनर की मानसिकता से अलग अलग हो रही थी, तो मेरे को भी अलग होना था। तो कमल भाई ने बोला कि भाई आप लोग अलग हो जाइए। तो उस टाइम से जब काजू वाली कंपनी थी, वहां से मैं अलग। मुश्किल रहा होगा उस टाइम। और काजू से मैं निकला, और मेरा एक दोस्त वहां पे है ना, एम्ब्रॉयडरी की मशीन चलाता था, मुकेश भाई करके। तो ऐसे कैजुअली उसके यहाँ मैं बैठने के लिए गया, और उसने बोला कि भाई क्या कर रहा है। मैंने बोला क्या क्या कर रहा हूँ, अभी तो कंपनी अलग करके बैठा हूँ। एज अ सच बोलूं तो आज मेरे पास कोई धंधा नहीं है, बेकार। हिम्मत लगती है वो भी बोलने में, तो जो है सो है। प्रोग्रेस अलायंस ने इतनी तो हिम्मत दे दी थी कि जैसा है बोल पाऊं, जैसा है वैसा बोलूं, कम से कम जैसा है वैसा बोल पाऊं। तो फिर वहां जाके बोला कि भाई अभी बिजनेस है नहीं, तो स्टार्ट करना है, या कहीं कोई दुकान ढूंढूंगा या कोई मशीन डालूंगा, ऐसा कुछ करूंगा, कुछ ना कुछ। फिर मुकेश भाई ने बोला क्यों ना हम साथ में शुरू करते हैं। बोला अच्छी बात है, ये कर सकते हैं। तो मैंने सामने देखा कि उसके 4 एम्ब्रॉयडरी के मशीन चल रहे थे, उसकी जगह थी, ऑफिस बनाई हुई थी। तो मेरे को कुछ एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है, वहां जाके सिर्फ मेहनत करनी थी। और उसमें पार्टनरशिप करके अगर हम कुछ कर सकते हैं तो अच्छी बात है। तो यही सोच के साथ मैंने हीरो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, पहले नाम उसका हीरो टेक्सटाइल था, तो हीरो टेक्सटाइल नाम की कंपनी शुरू। जब स्टार्ट किया तब टर्नओवर कितना था? जब मुकेश भाई अकेले थे, समझिए वो कंपनी चल ही रही थी? नहीं। अच्छा, मुकेश भाई की कंपनी अलग थी, वो पूर्व शरण नाम की कंपनी थी। और हीरो समय नहीं स्टार्ट किया एज अ पार्टनरशिप हमने नहीं स्टार्ट। सितंबर 2021 में हम लोग कंपनी शुरू। और फिर हमने ऐसा सोचा था कि जनरली टेक्सटाइल मार्केट में जो गारमेंट्स ऑल ओवर बनते हैं, वो एम्ब्रॉयडरी की डिजाइन कर करके हम बाहर मार्केट में बेचेंगे।
तो हमने तकरीबन 150-200 डिजाइनें बनाई, सैंपल लगाए। सैंपल लगाने के बाद एक बार मनीष भाई का सहारा लिए कि भाई कोई अच्छा सा एजेंट है तो हमको बताओ। तो मनीष भाई ने भी बहुत सपोर्ट किया कि भाई ये अहमदाबाद में एजेंसी है, यहाँ पे तू जाके मिल। तो पूरा बक्सा भर के मैं और मुकेश भाई निकले अहमदाबाद, और अहमदाबाद पे 10:30-11 बजे तक वहां पहुंचे। 1 बजे एजेंट साथ में आया, 2 बजे तक उसने हमको फ्री कर दिया कि भाई अच्छा। आप जो बना रहे हो वो चलने वाला नहीं। 150 डिजाइन बनाने के बाद 150 की दिमाग काम करना बंद कर दिया, धक्का लगा होगा ना? धक्का लगा। इनफैक्ट वहां तक का था कि अहमदाबाद से आने जाने का डीजल का जो खर्चा है, हम कार लेके आए हैं 2000 रुपये, उसका भी कुछ नहीं हुआ। बराबर। फिर वहां अहमदाबाद में सफल नाम की एक मार्केट है, तो वहां पे हम खड़े थे नीचे। आजू बाजू में किसी को पूछा कि भाई ये किसको मिल सकते हैं, तो किसी ने बोला केएम एजेंसी को आप मिल सकते हैं। तो केएम एजेंसी में एक लालजी भाई करके कोई बंदा था, पहले काम कर रहा था, उसका नंबर मिला। तो हमने उसको फोन किया, बोला इस तरह से प्रोडक्ट बना रहे हो, और उसने बोला मैं 10 मिनट में आपको मिलने के लिए आता हूँ, मैं पास में ही हूँ। क्या बात। हाँ, तो वो मिलने के लिए आया, मैंने हमको उसकी प्रोडक्ट दिखाई। वो बैग में प्रोडक्ट थी, और वो प्रोडक्ट के साथ साथ जो पुरानी कंपनी में हम दुपट्टा बनाते थे जब मैं काजो में पार्टनर था, वो दुपट्टा भी था उसमें। मैं तो ऐसे कैजुअली साथ में लेके गया था। तो उसने बोला ये दुपट्टा बन सकता है? मैंने बोला हाँ बन सकता है। तो चलो मैं आपको एक पार्टी में लेके जाता हूँ। तो एक पार्टी में लेके गया, उसने 240 पीस का ऑर्डर दे दिया। क्या बात। तो मैंने सोचा ये 240 पीस, तब तक मेरे दिमाग में कुछ था ही नहीं। मैं ऐसा सोच रहा था कि ये 240 पीस का जो ऑर्डर आया है वो मनीष भाई को या विजय भाई को पास ऑन कर दूंगा, क्योंकि दुपट्टे का मेरा काम नहीं है, वो लोग कर रहे हैं, वो करेंगे। पार्टी का नाम दे दूंगा, एजेंसी दे दूंगा। तो मैंने वहां से फोन घुमाया मनीष भाई को, मनीष भाई 240 पीस दुपट्टे का ऑर्डर आया है। अब देखिए कुदरत किस तरह से देता है ना, उसकी झलक है। मनीष भाई ने फोन पे ऐसा बोला कि हाँ तू दुपट्टे का धंधा करना, हमको कोई दिक्कत नहीं है। और आपको क्लिक हो गया? और मेरे को क्लिक हो गया, भाई ये धंधा तो मैं भी कर सकता हूँ। और मनीष भाई ने सीधा ऐसा बोला कि भाई अहमदाबाद पूरा 50,000 करोड़ का मार्केट है, और हमारी औकात ही नहीं है वहां पे दे सके, हम तो 15-20 करोड़ का धंधा कर रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो ये काम मैं भी कर सकता हूँ। तो सूरत आया, सीधा मनीष भाई को फोन किया कि भाई ये कपड़ा कहाँ मिलेगा, ये प्रिंट कहाँ होगा, एम्ब्रॉयडरी कहाँ होगा। वो वहां से उसकी वो सब जर्नी शुरुआत हुई। सेम बिजनेस में थे फिर भी उन्होंने आपको पूरा सपोर्ट किया, कौन सी चीज कहाँ मिलेगी? 100%। आज तक मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जितनी भी पार्टनरशिप अलग हुई, उसके बाद लोगों के बोलचाल के व्यवहार बंद हो जाते हैं। इनफैक्ट निर्मल भाई आप बिलीव नहीं करेंगे, हम दोनों तीनों दोस्त ऐसे बाहरी बिजनेस गिने ना तो कट्टर कॉम्पिटिटर। जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ वो प्रोडक्ट भी वही बना रहा है। जहां से मुझे कपड़ा आ रहा है वहां से उनको कपड़ा आ रहा है। जो एम्ब्रॉयडरी मेरी कर रहे हैं वही एम्ब्रॉयडरी उसकी कर रहे हैं, जो प्रिंटिंग मेरी कर रहे हैं वही उनकी कर रहे हैं। फिर भी दोनों साथ में बिजनेस कर रहे हैं। अद्भुत है नहीं? मुश्किल आज के समय में ऐसा। हाँ, मेरे को काफी सारे लोग पूछने के लिए आते हैं कि भाई काजो से आप अलग होके हीरो नाम की कंपनी शुरू की, दोनों का बिजनेस सेम है, दोनों कट्टर कॉम्पिटिटर है, लेकिन फिर भी दोनों ग्रो हो रहे हैं। एक दिन था कि हम तीनों मिलके 30 लाख का महीने का सेल नहीं करते थे। जब आप साथ में थे उस समय की बात कर रहे हैं। आज काजो वाली कंपनी का हो सकता है अराउंड 5-6 करोड़ का महीने का सेल है, और मेरी कंपनी का 2-2.5 करोड़ का सेल। तो इसमें तो यही हो गया कि संबंध को महत्व में रखा। बिजनेस तो क्या है, कल कुछ था, आज कुछ है, भविष्य में और भी कुछ हो सकता है। तो ये एक अलग चीज है ना। पार्टनरशिप अलग हुई, नॉर्मली जैसा आपने कहा बोलचाल बंद हो जाता है, तो ये कहाँ से आया? ये है ना, ये पार्टनरशिप अलग, जैसे मैंने पार्टनरशिप अलग की, वैसे मेरे साथ जो अभी पार्टनर है मुकेश भाई, उसने भी 2-3 पार्टनरशिप अलग की। तो बीच में जब मैं अलग हुआ था काजो में से अप्रैल 2021 में, और नई कंपनी मैंने स्टार्ट की सितंबर 2021 में। तो बीच का 3-4 महीने का था जो टाइम था ना, वो उस टाइम में फनल नाम के प्रोग्राम में भी था, और मेरे पास वो सोचने का टाइम भी था। तो मैं ये सोच रहा था कि भाई ये पार्टनरशिप में जब हम साथ आते हैं तब बहुत सब अच्छा होता है, ये टाइम जाने के बाद ये सब क्यों होने लगा था। तो इसकी गहन
विचार विमर्श के बाद मैंने ये पाया कि लोग बुरे नहीं होते, किसी भी कंपनी में किसी भी जगह पे लोग बुरे नहीं होते, वो कंपनी की सिस्टम है बुरी होती है। तो पहले से मैंने ये सीखा ये कंपनी के स्टार्ट करने के बाद कि भाई जहां जहां गलती हो सकती है वो सब जगह पे अच्छी अच्छी सिस्टम में डालना शुरू करो, समझ। तो लोग अच्छे ही होते हैं। दृष्टिकोण चेंज किया, दृष्टिकोण change, भाव चेंज कर भाव दिया, change कर दिया। तो सारी परिस्थितियां चेंज हो गई। सेल वैसा ही कर रहे हैं सेल वैसे। और दोस्तों वाला भाव है वो आज भी उतना वो ही। आज भी हम साथ में जाते हैं, आज भी साथ में कॉफी पीते हैं। जब आपने हीरो स्टार्ट की पहले साल का क्या टर्नओवर रहा? बेसिकली ऐसा बोलो ना तो जब हीरो स्टार्ट की ना, और उस टाइम पे मैं इतना एनर्जेटिक और एम्पावर था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सब लोगों को ऐसा टेक्सटाइल फील्ड में अगर कोई आ रहा है और नया कंपनी शुरू कर रहा है तो सबके दिमाग में ऐसा ही चीज होता है कि भाई 1-1.5 करोड़ का टर्नओवर करे, सर्वाइवल हो जाए और खर्चा निकल जाए, तो वो अच्छी कंपनी कहलाती है। तब मैंने ये सोचा ये तो सब कर रहे हैं, मैं क्या कर सकता, अलग क्या कर सकते। और वैसे भी अपने पास फेलियर का तो बहुत सारा बंच ऑफ एक्सपीरियंस है, एक बार और हो जाएंगे और क्या होगा। बराबर। तो मैंने टारगेट लिया 9 करोड़ का काम करेंगे डायरेक्ट। और उस ओरा में काम करते करते 2022 का जनवरी से लेकर दिसंबर तक यानी पहला साल 8 करोड़ 67 लाख। क्या बात है, जो टारगेट लिया अचीव ही किया। 8 करोड़ छोटी बात नहीं थी, जीरो से आपने स्टार्ट किया। और आज 2026 मार्च तक की बात करूं तो क्या टर्नओवर है अभी तक? इस साल हम 50 करोड़ करेंगे। क्या बात है। ये सिर्फ आप पिछले 4-5 साल की जर्नी बता रहे हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ आपका विजन, कुछ गोल दिखता है। मैंने बहुत सारी फर्म ऐसी देखी है जो है ना एक सेम टर्नओवर पे चलती है। किसी अगर 5 करोड़ है ना तो 4.5, 5, 6, 4.5, 5, 6 पे चलेगा। आपने जीरो से स्टार्ट किया, पहले साल 8 करोड़ की और 5 साल के अंदर ही आप 50 करोड़ की बात कर रहे हैं, तो कुछ तो अलग सोचा है ना। वो क्या सोचा है? मैं ऐसा मानता हूं कि है ना, हम जब ये ऐसा बिजनेसमैन ये गोल्स की और ये नंबर्स की बात होनी चाहिए, लेकिन ज्यादातर बिजनेसमैन ये प्रॉब्लम आता है कि ज्यादातर बिजनेसमैन है ना ये नंबर्स पे ही टिके रहते हैं। जब तक हम नंबर्स पे टिके हैं ना तब तक ग्रो नहीं कर पाएंगे। हमको शिफ्ट होना पड़ेगा पर्पस पे, किस पर्पस के लिए हम काम कर रहे हैं। समझ गए, क्योंकि हाँ हमेशा कोई गोल लेता है तो आंकड़े पे लेता है कि ये आंकड़ा है बस। मैं हमेशा है ना दिखाने के लिए और नंबर्स के लिए ऐसा लिखता हूँ कि इस साल मैं 50 करोड़ का टर्नओवर करूंगा, लेकिन उसके पीछे मेरे पास कैलकुलेशन होता है कि 50 करोड़ से इतना कमाऊंगा, इतना कमा के बाद इतना इंसेंटिव मैं अपने टीम को दूंगा। इतना इंसेंटिव अगर मेरी टीम को जाता है तो उसके खुद के घर होंगे, लोन फ्री घर होंगे। किसी के पापा के पास बाइक नहीं है तो उसके बाइक आ जाएगी। किसी के गांव में घर बनवाना है तो गांव में घर बन सकता है। तो मेरा मेन पर्पस वो होता है कि उसका घर होना चाहिए। पैसे आने चाहिए लेकिन उसका उपयोग क्या है वो आपको पहले से ध्यान। जैसे कि इस साल का मेरा नंबर्स में गिनो तो 50 करोड़ का टर्नओवर का टारगेट है, लेकिन मेरा खुद का आप पूछे कि भाई इस साल आपका खुद का क्या टारगेट है, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि मेरे जितने भी एम्प्लॉय है ना वो लोन फ्री होने चाहिए। क्या बात है। इस दृष्टि से तो मुझे ध्यान में नहीं कोई ऐसे सोचता है कि मैं कमाई करूं और एम्प्लॉय जो है वो लोन फ्री हो जाए। अल्टीमेटली मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो भी देन है ना वो उन लोगों, क्योंकि होता तो उल्टा है। एम्प्लॉइज पे हमेशा जो ओनर होता है वो देखते हैं, उनको हमेशा मन कुछ ना कुछ कहते रहते हैं कि वो काम नहीं कर रहे बरोबर, टाइम पास कर रहे होंगे, लेकिन आप तो अलग बात कर रहे हैं। देखिए इस विचार में मैं ऐसा बोलूंगा सबके अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं, किस तरह से आप लेते हो उसके ऊपर। अगर मैं तो यहाँ तक अलाइन हूँ, अगर जनवरी से लेके दिसंबर तक 50 करोड़ का टर्नओवर का टारगेट है और वो लोग उसको अगस्त में कंप्लीट कर देते हैं तो मैं वहां तक अलाइन हूँ। आप 4 महीने छुट्टी मेरी क्या बात नहीं करना है, संतुष्टि है। अगर मेरी जितनी भूख है उतना मेरे को मिल जा रहा है तो खामखा ज्यादा करके क्या। और वो तो कुदरत का नियम है,
ये सब जो पैसे वाली चीज है वो तो हम इंसानों ने बनाई हुई है। आप देखिए, कुदरत का नियम है, पेट खाली होता है तो आप अंदर से वो भूख लगने की आपको फीलिंग आती है। जैसे ही आप खाना खा लेते हो, आपको जितना भूख है उतना खाना खा लिया, उसके बाद आप ज्यादा खाना खा ही नहीं सकते, क्योंकि वो कुदरत का नियम है। जैसी भूख, पेट भरते ही वो अटक जाएगा। मुझे जहां तक पता है, क्योंकि अपने तो संबंध मित्र के रूप में, कोच के रूप में है ही है आपसे, आपने पूरा आपका जो एक ग्रुप है उसमें आपने एक मंथली डोनेशन का भी निश्चित कर रखा है। अब खुद भी नहीं करते हैं कि पूरा ग्रुप जो है वो डोनेशन, उसके पीछे क्या भाव है? डोनेशन एक कई बार क्या रहता है कि मैं करूं, मैं अच्छा दिखूंगा, ये होता है कई बार। आपका क्या भाव है कि हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो डोनेशन में देना ही? जो नहीं बताना था वो आपने पूछ लिया। मैं ऐसा मानता हूँ कि अच्छी चीजें हिडन रखो, लेकिन फिर भी आपने पूछ लिया है। मैंने है ना वो नक्की किया हुआ है कि हर महीने है ना पर्टिकुलर डोनेशन होना चाहिए, कहीं ना कहीं जगह पे कुछ ना कुछ। अब ईश्वर ने हमको पैदा करके यहाँ पे भेजा हुआ है। मुझे इतना डिस्कवर है कि या तो किसी को दे के जाओ या तो छोड़ के जाओ, साथ में ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इकट्ठा करने जैसा कुछ नहीं, तो साथ में ले जाने की कोई व्यवस्था है नहीं। तो अगर कुदरत मेरे को मेरी जरूरत से ज्यादा दे रहा है तो क्यों ना किसी और के लिए काम आओ। ये भाव ही महत्वपूर्ण है। उस भाव से मैं जो जितना बन सके उतना करता। और आप खुद भी नहीं करते, आपका जो सर्कल है वो भी इंस्पायर होता है और वो भी करते हैं। कि देखिए, मैं किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ मेरा इतना भाव है, अगर मैं कुछ कर रहा हूँ और उसके अच्छे रिजल्ट है तो मैं सिर्फ उन लोगों को जाके बताता। फिर वो लोग इंस्पायर होके करे ना करे उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन वो करते हैं तो मेरे लिए भी अच्छा है। क्योंकि आपसे इंस्पायर होके मैंने भी स्टार्ट किया है। मैं भी हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है, और उसमें मैंने खास चीज ये देखी, मैंने आपसे सीखा था कि वो पैसे का अगला क्या उपयोग कर रहा है उसमें ध्यान नहीं देने का। अपना कर्म, अपना डोनेशन दिया, जिसको जरूरत है उसको भूल जाओ उन पे। देखिए, इस बात पे अगर हम बातचीत करें ना तो लोगों के पास बहुत सारे विचार है और इसमें सुबह से लेकर शाम तक डिबेट हो सकती है। लेकिन मैं इतना मानता हूँ कि भाई मेरा काम था देना, मैंने दे दिया, बात खत्म। और क्या पता उस पैसों से या उस चीज से अगले की जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि पैसा नहीं होने के कारण किस तरह से पढ़ाई करने का वो पेन मैंने सहन किया हुआ है। पैसा नहीं होने के कारण बेटी अगर हॉस्पिटल में दाखिल है तो कितने लोगों को कॉल करना पड़ता है, वो पेन मैंने सहन किया हुआ है। तो पेन सहन किया हुआ है तो दूसरे के ऊपर कैसा होता है वो मेरे को पता है, इसलिए ये सब करता रहता हूँ। समझ गया, इससे आपको संतुष्टि मिलती है। एज अ बिजनेसमैन कौन से 2 या 3 एक ऐसे नियम है जो आप बिजनेस में खास यूज करते हैं जिससे आपका बिजनेस ऐसे ग्रो कर रहा है? जैसे कि अनएक्सपेक्टेड या ड्रास्टिकली डिसीजन लेना। डिसीजन लेना है ना, वो सबसे बहुत बड़ी बात है। लोग क्या करते हैं, मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूं कि लोग ऐसा करते हैं कि डिसीजन अगर कोई भी लेना है ना तो उसमें ऐसा ज्यादातर लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं। लोगों की ये फरियाद रहती है कि हम डिसीजन नहीं ले पाते। वो नहीं ले पाते, ऐसा कुछ नहीं होता है। मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे आपको एक गाड़ी खरीदनी है, बरोबर है, आपका बजट 10 लाख रुपए का है, आपको गाड़ी 15 लाख की पसंद आई, बरोबर है, ठीक है, तो आप उसमें डिसीजन नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका बजट कम है, आपको पसंद, यानी मतलब में आपके बजट और पसंद के बीच आप खड़े रहते हैं, अटके रहते हैं, कमी का भाव रहता है। वैसा दूसरे डिसीजन में ऐसा होता है कि भाई सही होगा या गलत होगा, सही होगा या गलत होगा, ये दोनों के बीच में अटक के रहना यानी डिसीजन नहीं लेना। एक्चुअली वो होता है कि काम क्या है वो करना है। कौन सा आपने एक ऐसा ड्रास्टिक डिसीजन लिया और उसने चीजें चेंज ही कर दी हीरो में? जैसे कि हम है ना 1.5 साल पहले एम्ब्रॉयडरी की मशीन चलाते थे। एम्ब्रॉयडरी की मशीनें चलाते थे तो उसमें से माल बना के आगे सप्लाई करते थे। फिर मैंने देखा कि भाई मार्केट में कोई बीट्स की मशीन आई है, जैसे कि अभी कलकत्ता में हैंडवर्क का काम होता है ना, मशीनों से बनेगा। तो मैंने सोचा ये चीज तो काम की है, पूरा कलकत्ता ये काम कर रहा है,
और महंगी भी हो रही है, और टाइम टू टाइम वो माल भी नहीं मिल रहा है। तो हमने सीधा आके मैंने मेरे पार्टनर को बोला, मुकेश भाई ये मशीनें अपन खरीद सकते हैं और ये काम करते हैं। तो बोला चल देखने के लिए जाते हैं। तो भी हार्डली मार्केट में 40-50 मशीनें होगी, और मैं और मुकेश भाई देखने के लिए गए और देखा और शाम को आके सीधा नक्की कर लिया भाई ये मशीन ले। बस तुरंत रिएक्शन ही ले लिया उसका। कहाँ माल बिकेगा, कैसा बनेगा, क्या होगा, कुछ आइडिया नहीं। तो अब पैसे भी उसमें ज्यादा चाहिए, तो पहले एक काम करते, पुराने मशीन बेच देते। वैसे भी अगर ये मशीनें चल गई तो पुरानी टेक्नोलॉजी चलने वाली नहीं है। तो ड्रास्टिकली हम वो खाते में भी एंटर नहीं हुए, ऑफिस में बैठे बैठे ही वो पूरा खाता बेच दिया और ये नई मशीनें मंगवा ली। और कुदरत की मेहर है कि भी ये 2 साल वही चल रहा है। क्या बात है। समझ गया। आपने पार्टनरशिप के बारे में इतना बताया, बहुत सारे लोग आज भी पार्टनरशिप में होंगे, किसी का छूट गया होगा, कोई है लेकिन घुट के रह रहा होगा। क्या भाव, क्या डिस्टिंक्शन उसके अंदर रहने चाहिए कि जिससे वो काम भी बढ़िया से कर पाए, पार्टनरशिप में भी अच्छे से वो रह पाए? देखिए, घुटन होना यानी कुछ ना कुछ बात दिमाग में दबा के चलना, दिल में दबा के चलना, और वो बात पार्टनर से शेयर करे या नहीं करे, उसके अंदर वो आदमी घूमता रहता है। मैंने और मुकेश भाई ने ना एक चीज बहुत अच्छी शुरू की थी जब से पार्टनरशिप की ना। अगर कुछ भी होता है घर में, बिजनेस में या बाहर पे, टेबल पे लाओ, शेयर कर, दिमाग में नहीं रखना, नहीं तो वो सड़ जाएगा। कुछ भी होता है वो बात टेबल पे लाओ। अगर इनफैक्ट आप हंसेंगे, अगर मेरा और मेरी वाइफ का भी अगर झगड़ा भी होता है ना, तो भी मैं मुकेश भाई को बोलता है, और मुकेश भाई के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो भी मेरे को बोलते हैं। मतलब मैं बिजनेस से लेके, परिवार से लेके, कुछ भी हो रहा है, खाली हो जाने का, और वो खाली, अगर दिमाग खाली रहता है तो यहाँ बिजनेस के कुछ ना कुछ आइडिया आते रहेंगे। समझ गया। तो शेयर करते रहे, शेयरिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ, शेयरिंग से मैंने इतना ज्यादा पाया है कि शेयरिंग से 2 चीजें होती है। शेयर करने से है ना, एक तो मैं खाली होता हूँ, दूसरा क्या पता अपने शेयरिंग से लोगों को एक्सेस मिल जाए। समझ गया। तो एक तीर से 2 निशाने हो सकते हैं। लोगों का भी आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है कि कैसे लोगों के लिए काम किया जाए। अपने प्रोग्रेस अलायंस में भी कोच के रूप में अलग अलग पद जो है कार्यभार संभाला, तो ऐसा क्यों? लोगों के लिए काम करने से आपको क्या फायदा? सही बताओ ना सर, तो वो मैं लोगों के लिए काम कर ही नहीं रहा। मैंने ये पाया है कि इंसान अपने जीवन में जो कुछ भी कर रहा है वो खुद की खुशी के लिए कर रहा है। और अल्टीमेटली बिजनेस करना, पैसा कमाना, बाहरी जगह पे जाना या कुछ भी करना, इवन ये पॉडकास्ट करना, तो मैं उस चीजों से मुझे खुशी मिलती है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो जब लोगों के जीवन में काम करने से, अगर किसी के बिजनेस में काम करने से वो ऐसा बोलता है कि सर मैं पहले 2 लाख की टर्नओवर कर रहा था महीने का, आज 20 लाख का कर रहा हूँ, पहले महीने का 40-50 हजार कमाता था, आज 2 लाख कमाता हूँ, वो सुनने से मेरे को खुशी मिलती थी। चलो ये बंदा ग्रो हुआ, और वो खुशी का वो चाम है ना, वो चाम के लिए मैं काम करता हूँ। एक्चुअली लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे लिए किया है। बराबर है। रैनली उसका ही उदाहरण है ना सर। आप लोग तो बहुत अच्छे इंसान हो, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। नहीं, वो मैजिक जो आपने लीड किया था, मुझे आज भी याद है, वहां से जो थॉट प्रोसेस चेंज हुआ था, पार्टनर्स के प्रति, क्लाइंट्स को किस दृष्टि से देखना है, लोगों को किस दृष्टि से देखना है, और स्वयं के अंदर एक पावर रखना कि मैं कर सकता हूं, वहां से जर्नी चेंज हो गई। आपके पास भी ऐसे उदाहरण होंगे, एज अ कोच आपने लोगों के अलग अलग एरिया में डेवलप किया होगा, तो कौन कौन से एरिया आपने देखे और आपको सुकून मिला जब वो अल्टर हो गए, चेंज हो गए? ज्यादातर है ना, मैंने परिवार का एरिया बहुत देखा, और जो लोग जहाँ पे पीड़ित होते हैं ना, वहां ही काउंटर करते हैं। मैं भी बहुत पीड़ित था, पीड़ित इन द सेंस मैं अपने ख्यालों से पीड़ित था। परिवार में कुछ प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन परिवार के प्रति मेरे ख्यालों से मैं पीड़ित था। जैसे कि मैं एक इंसिडेंस बताऊं, एक बार मेरे को ऐसा लग रहा था, मेरे पापा है ना बहुत कंजूस थे। ऐसा आपको लगता था? मेरे को लगता था, मेरे को ऐसा लगता था, हर बार ये सब पैसा 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 ही करते रहते थे। लेकिन
एक बार ऐसा हुआ कि मेरे पास कहीं से 14-15 लाख रुपए आने वाले थे और मैंने अपने कोच है कमल भाई उसको कॉल किया, भाई इस पैसों का क्या करना है। मन ही मन मैंने ऐसा सोच लिया था कि ये पैसा मैं अपने बैंक अकाउंट में डालूंगा और ये बैंक अकाउंट में से कभी कभी जब बिजनेस में काम लगेगा तो वो पैसों का उपयोग करूंगा। आपने निर्णय ले लिया था? मैंने निर्णय ले लिया था, लेकिन पूछने के खातिर मैंने सिर्फ कमल भाई को कॉल किया कि भाई इस पैसों का क्या करना है। कमल भाई ने बोला कि वो पैसा तेरा पैसा नहीं। शौक लगा होगा ना? शौक लगा, बोला वो पैसा तेरा पैसा नहीं है, वो घर पे जाके वो पापा का पैसा है, आपको उसको दे देना। और बोल रहा है ना, मैं सुन्न हो गया कि भाई ये पैसा पापा को दे दूंगा तो पुरानी जो टिक चल रही थी घड़ी उसके हिसाब से दिमाग ने सीधा बोल दिया कि वो पैसा वो ले लेंगे, मेरे को कुछ मिलेगा नहीं और मैं फिर से ऐसे ही आ जाऊंगा। और वो तो कंजूस है आपके हिसाब से। मेरे हिसाब से तो वो कंजूस है। लिटरली शाम के 8-8:30 बजे थे, मैं घर पे गया और जैसे ही कोच ने बोला था तो मेरा एक फिक्स था कि कोच ने बोला वो करना है, तो डरते डरते वो बैग में पैसा लेके मैं घर पे गया और पापा को बोला, पापा वो पार्टनरशिप अलग हुई, वहां से पैसा आया हुआ है, ये पैसा आप रखिए। मेरे को तब तक उस मोमेंट तक ऐसा था कि चलो अब गया सब। पापा ने एक बात बोली, बोलो बेटा वो पैसा तेरे पास है, तू अपना नया धंधा डेवलप कर और तेरे को पैसे की जरूरत है तो मेरे को बताना, मैं और पैसा दूंगा। साला पूरी रात रोया मैं। मेरे को जिस आदमी को मैं ऐसा बोल रहा था कि कंजूस आदमी है, वो मेरे लिए ही काम कर रहा था और आप दिमाग में लेके चल रहे थे कि कंजूस आदमी है। फिर मैंने अपने पापा से बात की, पापा ये ऐसा क्यों? बोलो बेटा मेरी उम्र है ना 65 साल हो गई है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में। एक बाप को अपने बेटे की सिक्योरिटी, उनका भविष्य सुखी हो, वही चाहिए होता है। इसलिए हम तब आप लोगों को बार बार टोकते रहते हैं, आप लोगों को बार बार ज्यादा खर्चा नहीं करने का इसलिए बोलते रहते हैं, भविष्य के लिए पैसा बचाओ, क्योंकि उन लोगों ने वो जीवन में पूरा पाया हुआ है और हम यंग एज थे इसलिए वो गर्म खून, वो सब चीजें समझ नहीं पाते थे। उस दिन मेरे को समझ में आ रहा है कि मेरे पापा जो भी आज तक कर रहे थे वो मेरे भविष्य के लिए कर रहे थे, उनको तो कुछ चाहिए ही नहीं। टोक भी रहे तो आपके लिए टोक भी रहे तो मेरे लिए टोक रहे थे। अगर मैं बाजार से 2-3 हजार रुपए की जोड़ी कपड़ा ला रहा हूँ तो मैं ही पहन रहा हूँ, वो तो आज भी 500 रुपए की पहन रहे थे। जैसे मैं कपड़े पहनता हूँ वैसे ही मेरे पापा के लिए लाना शुरू किया, तो ऐसे बोलते थे बेटा ये मेरे लिए मत लाया, तो मेरे लिए ठीक है। तो मेरा बोलता है ना वो पिक्चर पूरा चेंज हो कि यार वो लोग हमारे लिए ही जी रहे हैं। इसका मतलब तो ऐसा हो गया ना, खुद के दिमाग में एक पिक्चर बना के रखी है। और मैं इस पॉडकास्ट से भी बोल रहा हूँ कि जितने भी बच्चे हैं उनको पता नहीं है उनके फादर्स, उनके पेरेंट्स उनके लिए ही काम कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं ये बोल रहा हूँ आपके मंच से कि जो लोग ऐसा बोलते हैं ना, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ या किसी को नेग्लेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा हमारे यहाँ कहावत है ना, एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत होती है। मैं बोल रहा हूँ गलत है। एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे उसके बाप की पूरी जिंदगी होती है। बड़ी बात कही है, क्योंकि वो लग जाता है पूरे उसके अंदर। हाँ, उसने देखा ही नहीं है, वो चप्पल चेंज नहीं करते सालों साल तक, वो गाड़ी चेंज नहीं करते सालों साल तक, हमारा भविष्य बना। कपड़े नहीं खरीदते, कपड़े नहीं करते, काफी सारे सेक्रीफाइस किए हुए हैं। और हम कुछ लोग, हम 1-2 डिग्री ले लेते हैं, थोड़ा सा पैसा कमाने लगते हैं और हमको ऐसा लग रहा है कि हम ही चंगेज खान है और हम होशियार हो गए। और पापा को पता नहीं चलता। और सबसे ज्यादा वो एक्सपीरियंस होगा जब आप खुद बाप बनोगे तब। और उन्हें पता भी तब चलता है जब पापा नहीं रहते हैं। पापा नहीं रहते, वो बोझ बहुत बड़ा होता है, आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। मैं अपने फादर की अर्थी लेके ऐसे गया था, उसने बच्चे से मर्द मेरे को बनाया है वो अर्थी ने, ये हिम्मत नहीं थी मेरे में, लेकिन वो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड होता है, आप में वो हिम्मत आ जाती है। आज के लिए यही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तो आज के समय में देखा जा रहा है, पिता की बातों को नेग्लेक्ट करना। और इनफैक्ट मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ, जो लोग अपने माता पिता की बातें
मानते नहीं है और ऐसा सोचते हैं कि मैं जीवन में कुछ भी सक्सेस हो जाऊंगा, जीवन में अच्छा बन जाऊंगा, जीवन में बड़ा बन जाऊंगा, मैं क्लियरली चैलेंज बोलता हूँ उसको, आप नहीं कर पाओ। जब आप अपने माता पिता के साथ पूर्ण परिपूर्ण और संपूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं होंगे, तब तक आप जीवन में कुछ भी बड़ा नहीं कर लो। कर भी लेंगे तो वो संतोष का अनुभव ही नहीं होगा। क्या कर लोगे? क्या होगी? एक छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी होगी, 100 वार के बंगलों से 500 वार का बंगला, 1000 वार का बंगला होगा, वही होगा ना। लेकिन संतोष किधर होगा? वो मिल ही नहीं पाएगा। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए वंदन कार्यक्रम भी प्रोग्रेस अलायंस में चलता है, आपने खुद ने लीड भी किया, तो उसका आपका कैसा अनुभव रहा? मैं बोलता हूँ वंदन कार्यक्रम है ना, मेरी जिंदगी का बहुत सबसे अच्छा और सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव हुआ। प्रोग्रेस अलायंस के माध्यम से ये वंदन प्रोग्राम मिला है इस दुनिया को, और काफी सारे लोगों ने लीड किया हुआ, ऐसा नहीं है मैंने अकेले लीड किया, काफी सारे लोगों ने। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि हम लोग खुश नसीब है, भाग्यशाली है कि वंदन जैसा प्रोग्राम मिला। वंदन प्रोग्राम एक माता पिता को और एक अपने बच्चे को मिलाने का प्रोग्राम। जैसे कि एक पेड़ होता है, वो पेड़ पे फल फ्रूट आते हैं, वो सब आते हैं, लेकिन उसका भरण पोषण होता कहाँ से? जड़ों से, सोर्स से। अगर वो जड़ें काट दी जाए तो क्या फल फूल आएंगे? पेड़ सूख जाए। तो वही मैं बता रहा हूँ, हमारे माता पिता हमारी जड़ें, अगर उसके साथ ही हम अगर डिस्कनेक्ट है तो हम कितना भी ऊपर पानी डाल दे, कितना भी उसको धूप दे दे, कितना भी उसको सनलाइट मिल जाए, लेकिन वो पेड़ या फल फूल आने वाले ही नहीं है, एक समय में तो सूख ही जाएगा। तो वो वंदन प्रोग्राम है, वो जड़ों के साथ रिश्ता मजबूत करने का, वो जो डिस्कनेक्ट हो गया उसको कनेक्ट। कैसा लगता है आपको जब कई बार आप लीड करते हैं, माता पिता बच्चों में एक उस समय का जो एक भाव होता है, आपको कैसा अनुभव होता है वो लीड करने पे? मेरे को है ना, कुदरत का एक्स्ट्रा साया है मेरे पे, ऐसा अनुभव होता है। क्योंकि ऐसे प्रोग्राम में और यहाँ पे लीड करना या पार्टिसिपेट करना या कुछ भी सेवाएं देना, तो कुदरत का कुछ ना कुछ आशीर्वाद होगा, तभी मेरे को ऐसा मौका मिला। और ये तो आपने आपकी कंपनी का पर्सनल भी कराया था, और बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारे समाज जो है अपने स्तर पे धीरे धीरे अब इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। मेरे बिजनेस में मैंने ये पाया कि जैसे मैं अपने परिवार से डिस्कनेक्ट था, तो मैं ग्रो नहीं कर पा रहा था, और जैसे परिवार से कनेक्ट हुआ, माता पिता से कनेक्ट हुआ, तो मैं ग्रो होने लगा और मेरा जीवन भी अच्छा होने लगा। तो ये कहानी मेरे अकेले की नहीं है, दुनिया के सारे लोगों की ऐसी है। सबके स्वरूप अलग अलग है, लेकिन पैटर्न तो सेम ही है। तो मैंने सोचा भाई क्यों ना हमारे एम्प्लॉय के लिए, वेंडर्स के लिए और कुछ कस्टमर्स के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। और लास्ट ईयर 11 मई 2025 को मैंने आयोजन किया था, तकरीबन 50 फैमिली थी। और उन लोगों का जब वो एक्सपीरियंस रहा कि भाई राजस्थान के एक छोटे से गांव से वो माँ ने कभी ट्रेन नहीं देखी, वो ट्रेन से सूरत आती है और सूरत आने के बाद वहां बैठती है, और अचानक से उसका बेटा सामने बैठता है, उसकी पूजा अर्चना करती है, पूरी जो जिंदगी है वो सामने आ जाती है। तो माँ का एक्सपीरियंस क्या होगा, तो शब्दों में नहीं बयान कर सकते। वो 50 से लेके 70 साल के जो पिता है, वो पिता ने कभी अपने बेटे को गले नहीं लगाया था, वहां वो गले लगा रहे हैं। मुश्किल काम होता है। तो वो अनुभव है ना, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बस एक संतुष्टि है, बहुत संतुष्टि, पराकाष्ठा है संतुष्टि की भी, कि जो आनंद आता है, जो अश्रुधारा बहती है, जो भाव एक दूसरे से मिलते हैं। सेम हमने भी एकल में वंदन का कार्यक्रम किया था पिछले साल, बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। इससे संतुष्टि अलग मिलती है, संबंध महत्वपूर्ण है। सेम ही एक संबंध है पति पत्नी का, आज के समय में बहुत ज्यादा उसमें घर्षण देखने को मिलता है। तो कुछ आपके बताइए ना, कुछ डिस्टिंक्शन, कुछ भाव जो पति पत्नी में एक दूसरे के प्रति होने चाहिए, कि जो नहीं है इसलिए घट रहा है, और अगर आ जाए तो सब चीजें ठीक हो ही जाए। स्वीकार भाव। अब हम एज अ हस्बैंड वाइफ कंपेयर कहाँ से कर रहे हैं कि उसका हस्बैंड ऐसा है
इसकी वाइफ ऐसी है, बिल्कुल एग्जैक्ट मेरे को वैसा चाहिए कंपैरिजन। कंपैरिजन। ना तो वो लोग खुश है ना हम लोग खुश है। ऊपर वाला ने हमको जैसी वाइफ दी है, जैसा हस्बैंड दिया हुआ है, वैसा स्वीकार करने का, जो है वो सही है। हम इंसानों के है ना ज्यादातर प्रॉब्लम यही है कि हम लोगों को है ना इंसान नहीं चाहिए, हम लोगों को रोबोट्स चाहिए। मैं बोलूं ऐसा करो, मैं बोलूं ऐसा करो। बच्चों में भी हम वैसा करते रहते हैं। जैसे ही मैं चाप दबाऊ, बच्चे खेलने लगे, चाप दबाऊ, पढ़ाई करने लगे, चाप दबाऊ, ये सब करने लगे। मतलब में जो हमारी बातें माने वो सही, जो नहीं माने वो गलत। रिमोट कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल, और मैं ही सही हूँ, मैं ही सही, और सामने वाला नहीं मान रहा तो गलत है। गलत है। मेरी वाइफ की भी कभी कभी ऐसा झगड़ा हो जाता है, नोक जोक साइड। तो पहले बोलते थे ये मेरा बेटा बहुत मोबाइल देखता है, वो देखता है। मैं बोलता हूँ वो आदत खराब है, लेकिन पैटर्न तो पहले से ही चली आ रही है। मेरे पापा भी मेरे बड़े भाई को और मुझे बोलते थे टीवी मत देख, टीवी मत देख। आज हम बोल रहे हैं मोबाइल मत देख, मोबाइल मत देख। तो पैटर्न तो वही की वही है, सिर्फ चीजें चेंज हुई है। पहले टीवी था, आज मोबाइल है, कल और चीज आ जाएगी। तो वो घर्षण एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक चालू ही रहने वाला है। तो एज हस्बैंड वाइफ हम दोनों को मिल के बैठ के बातें करनी कि भाई हम दोनों साथ मिलके इस समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं। हम आमने सामने नहीं हो सकते। कम्युनिकेशन और स्वीकार भाव, स्वीकार। दो महत्वपूर्ण चीजें। सेम ही संबंध है भाई भाई का, उसमें आपका क्या अनुभव है? आपने क्या उसके अंदर चेंजेस किए? आपका कैसा अनुभव है? रिश्ता के भैया के साथ कैसा था, अभी कैसा है? आपने क्या एक्शन लिया उसमें? अभी के लास्ट ईयर का ही एग्जांपल दो। जो मेरा एक मित्र है भावेश भाई करके, उसने बताया कि भाई हिरन भाई आप सभी लोगों के बिजनेस का स्टैंड लेते हैं, आप अपने भाई के बिजनेस का क्यों नहीं लेते? और मेरे दिमाग में ऐसा कभी था ही नहीं कि भाई के लिए मैं, क्योंकि हम दोनों साथ में ही रहते हैं, तो मैं ऐसा सोचता हूँ जो मेरा है वो उसका है, उसका है वो मेरा। तो ऐसा कभी दिमाग में आया ही नहीं। लेकिन मेरे को फ्रिक्शन हो गया, भाई के बिजनेस के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो लास्ट ईयर उसको मेडिकल स्टोर बंद करवा के अभी कंस्ट्रक्शन की नई साइट शुरू करवा दिया। वो है ना वो भाव होता है। आज मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे घर में, मैं अपने घर में सबसे छोटा हूँ, तो मेरे घर में कोई भी डिसीजन लिया जाता है वो मेरे द्वारा लिया जाता है। मैं जो बोल दिया वो सही, मैं बोल दिया वो गलत। तो वो बड़ा भाई होके भी अगर मेरी बातें मान रहा है, तो इससे अच्छा भाई मैं ढूंढने के लिए किधर जाऊंगा? तो उनकी महानता है। अगर वो बड़ा भाई होके अगर मेरी बातें मान रहा है, तो उससे अच्छा भाई मैं ढूंढने के लिए कहाँ जाऊँ? ये भाव रखना चाहिए, तब जाके भाई भाई जो है, क्योंकि आज के समय में तो थोड़ा सा ही कम ज्यादा होते ही ये मेरा मेरा स्टार्ट हो जाता है उसके अंदर। मैं उस बारे में ऐसा सोचता हूँ कि भाई अगर भाई को ज्यादा मिल रहा है तो क्या दिक्कत है, भाई है। और वैसे भी यहाँ से ले जाने की तो कोई व्यवस्था है नहीं, अगर वो ले लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, भाई है। ये भाव लाना ही अपने आप में बड़ी बात है, तब जाके वही वापस जो खुशी जो है वो हो पाएगी। अब खुशी हम ज्यादातर ढूंढते किधर है? अपने बिजनेस में, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार में। अब ये तीन जगह ही आपके पास वो है कि वो ज्यादा ले जाएगा, मुझे कम मिल जाएगा, तो वो खुशी आपको मिल ही नहीं सकती। दुखी भी रहेंगे, खुशी भी नहीं मिलेगी, और पूरे जीवन आप दुखी रहते हैं। बचपन से ना मेरे भाई ने जितनी भी छोटी छोटी चीजें थी, मैं बहुत है ना वो चतुर आदमी था। चतुर ऐसे उससे कुछ ना कुछ ले लेता था और अपने आप को बहुत अच्छा मानता था। तो बचपन से मेरे भाई ने बहुत मेरा ख्याल रखा हुआ है। और एक स्टोरी मैंने पढ़ी थी, तब से मेरे भाई के प्रति है ना वो मान सम्मान और वो नजरिया देखने का चेंज हो गया। आपको याद होगा शायद वर्ल्ड वॉर 2 था, जापान उसमें बहुत अच्छी तरह से लड़ाई कर रहा था। एक छोटा सा लड़का जा रहा था, उसके पीछे दूसरा एक छोटा लड़का, उसने बांध के ऐसी लाश, यानी दूसरे छोटे लड़के की लाश वो बांध के चल के जा रहा था, लाश लेके। तो दूसरे सैनिक ने पूछा उसके तो भाई ये लाश लेके क्यों जा रहा है? वो बच्चा तो मरा हुआ है। तो बच्चे ने पूरा वर्ल्ड वॉर 2 रुकवा दिया और मेरे जैसे आदमी को भी रोक दिया।
बच्चे ने ऐसा बोला कि सर ये लाश नहीं है, मेरा भाई। अगर हो सकता है कोई भाई कम कमा रहा है, कोई किसी को ज्यादा खबर पड़ रही है, या कुछ भी कुछ है, तो हम भाई को क्यों छोड़ दे रहे हैं? प्रॉब्लम यही है ना कि हम 5 लाख कमा रहे हैं, वो 2 लाख कमा रहा है। भाई के क्या सामने पता? पैसे को महत्व होते। और क्या पता वो 5 लाख उसके ही नसीब का आ रहा है। तो आज सब लोग ऐसा सोच रहे हैं कि छोटा फैमिली हो जाएंगे, न्यूक्लियर फैमिली हो जाएंगे, हम दो हमारे दो बस खत्म। तो खुशी उसमें नहीं है, खुशी बड़े परिवार में है। हो सकता है कभी कभी दूसरों के हमारे मतभेद हो सकता है, मनभेद क्यों करें? ये बड़ी बात है, मतभेद यानी विचारों में हो सकता है उनके अलग हो गए, अपने वो तो अलग हो सब गए। जगह पे अलग अलग है। अभी मुझको टोयोटा इनोवा लेनी थी, मेरे भाई को एक्सयूवी लेनी थी, तो वो मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं, मन मिले होने चाहिए तो आनंद रहेगा। फिर आखिर में भाई ने बोला तेरे को जो अच्छी लगे वो ले ले। मैंने बोला नहीं, आपको जो अच्छी लगे वो ले ले। फिर आज मैं उसकी जो पसंद है एक्सयूवी वही लेके आया। बढ़िया, यही तो भाव हुआ ना। यही तो भाव हुआ। पेरेंटिंग भी एक विषय है अभी का, आप क्या उसमें खास ध्यान रख रहे हैं, या आपका क्या मत है उस? पेरेंटिंग का विषय बहुत अलग है, लेकिन पेरेंटिंग के बारे में मैं ज्यादातर ध्यान नहीं देता हूँ। मैं इतना, अगर कल मेरा बच्चा या बेटा या बेटी अगर अच्छा काम कर रहा है, कर रही है, और मैं 100% बोलूंगा उसके पीछे मेरी वाइफ का हाथ है, मेरा कोई हाथ नहीं। बड़ी बात है बोलना भी, क्योंकि आज तक मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं सिवाय उसको सुविधा देने के, फाइनेंशियली सुविधा, उसको जो चीजें चाहिए, जो स्कूल में एडमिशन करवाना, वो सब मैं करवाता हूँ। लेकिन जो बड़ी कामयाबी या बड़ी कोई भी चीज है वो मेरी वाइफ ही कर रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा। मेरा इस विषय में ऐसा मानना है कि बच्चों को उसके हिसाब से बड़े बने दो, ज्यादा उसको रोक टोक मत करो। हाँ, कहीं गलत जा रहे हैं तो उसके साथ संवाद करो, उसको दिशा देना। बहुत ज्यादा टोकना भी उसके कॉन्फिडेंस को खत्म कर देता है। मैं अपने बच्चे को, आज मेरे ही घर में है, मेरा बेटा थोड़ा हेल्दी है, खाने पीने में ज्यादा है, तो मैं उसको बोल रहा हूँ हम घर में से कितना भी टोक ले, लेकिन उसकी समझ नहीं है ना। जिस दिन उसको समझ आ जाएगी कि भाई नहीं ये करना है, तो हमारा काम है उसको समझ में लाना, ना कि रोकना, ना कि टोकना, और उससे नुकसान ही होगा। सीधी सी बात है। आज एग्जाम्पल के तौर पे, आज वो आम खा रहा है, मैं उसको आम नहीं खाने दूंगा, तो कल वो चोरी करके खाने वाला ही है, वो उसकी संभावना 100% है। और फिर हम बोलते हैं ये चोरी करने लगा है, क्योंकि टोका तो हम नहीं है। तो उसके साथ समझाने की जरूरत है, और समझाने के अलग अलग रास्ते ढूंढने हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं, मेरी वाइफ का है ना, आज से 3 साल पहले वेट बहुत ज्यादा था, अराउंड 80-85 के आसपास। तो मैं पहले बोलता था भाई, मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बोलता था कि अभी हमारी उम्र 35-37 साल की है, यही वेट के साथ 45-50 साल के होंगे, तब डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सब रोग आने निश्चित है, नक्की है। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई वो उम्र में जाके उसकी हेल्थ खराब होगी, तो क्यों ना अभी उसका कुछ इलाज किया जाए। तो पिछले 6 साल से मैं अलग अलग नक्शे करता रहता था। और वो आप करते थे? हाँ, मैं उसको बोलता, कभी मोटी कह के चिढ़ाता था, कभी ऐसा बोलता था कि भाई ये ड्रेस तेरे को सही नहीं लग रही है, कभी ऐसा बोलता था। अब लिटरली बिलीव नहीं करेंगे, देख वो लड़की जा रही है, कितनी पतली है, खूबसूरत, ताकि आपको लगे कि उनके मन में आए कि मैं वजन कम करूं। कभी ऐसा करता था कि भाई वेट कम कर ले तो तेरे को ये रोग नहीं आएंगे, डायबिटीज। अब बिलीव नहीं करेंगे, वो एक्सेल साइज के कपड़े पहनती है, और मैं जानबूझ के एल और एम के लेके जाता था, ताकि उनको ऐसा दिखे कि वो मोटी हो रही है। हाँ। फिर एक दिन अचानक से उसको ऐसा हुआ कि नहीं, मेरे को वेट लॉस करना है, और अराउंड उसने 14-15 किलो वेट लॉस किए। क्या? क्योंकि वो उनको लगा, इसलिए उनको लग रहा, और आज वो अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रख रही है। तो मैंने बोलना बंद कर दिया सब। क्यों? क्योंकि अपना जो काम था वो हो गया, उसका वेट लॉस करवाना था, हो गया, बात खत्म हो गई। अभी भी आप ग्रो कर ही रहे हैं हीरो में, तो एक
बिजनेसमैन को कौन कौन सी संस्था से आप जो जुड़े और आपको लाभ मिला, तो कौन सी 2-3 आप कहेंगे कि ये उसको कर ही लेना चाहिए एक बिजनेसमैन को, जिसके पास ये अभी तक टेक्नोलॉजी नहीं है? एक तो प्रोग्रेस अलायंस है ही। मैं तो बोलूंगा प्रोग्रेस अलायंस उसको ज्वाइन कर ही लेना चाहिए। कर ही लेना चाहिए। मैं स्पेसिफिक संस्थाओं का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा बोल रहा हूँ जहां आपका व्यक्तिगत विकास हो रहा हो, जहां आपका बिजनेस का विकास हो रहा हो, वैसे संस्था में 100% जुड़ना चाहिए। सीधा आप उस पर रिजल्ट पे मत आ जाइए कि क्या रिजल्ट मिला क्या नहीं मिला। लेकिन मैं ऐसा बोलूंगा कि उस संस्था में ऐसी ऐसी संस्थाओं में जाए, हो सकता है आपको प्रोग्रेस अलायंस से लाभ ना हो सकता है आपको बीएनआई से लाभ हो, आपको बीएनआई से लाभ ना हो, एलबीबी से, काफी सारी संस्था है। लेकिन ऐसी संस्थाओं में जुड़िए और जुड़ने से कुछ ना कुछ मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा तो नए संबंध तो मिलेंगे, ताकि वो डेवलपमेंट भी हो, उसका एक नई नेटवर्किंग बने। नेटवर्किंग। और अगर मैं लास्ट तक बोलूं, अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो ऐसे माहौल में जाने का आपको अनुभव मिल जाएगा। समझ गया। कुछ ना कुछ मिलेगा। समझ गया। माता पिता का जीवन में क्या महत्व है भाई? माता पिता है ना, वही अपना जीवन है। उसका महत्व शायद मेरे वर्ड गलत हो सकते हैं, लेकिन आपकी और मेरी औकात ही नहीं है मैं नाप सके। मैं है ना आज की पीढ़ी में और आज के जो भी नए जेनजी या जो भी उम्र के लोग हैं, उसके लिए एक एग्जांपल देना चाहूंगा। रामायण हम सब लोगों ने बहुत अच्छी तरह से देखी हुई है। हमने राम को देखा हुआ है, लक्ष्मण को देखा हुआ है, सारी कहानियां हमने सुनी हुई है। एक चीज है ना, हमको एक स्टोरी है जो हमको मेरे को बहुत इंस्पायर, कि जब भगवान श्री राम ने वाली का वध किया, वो भी छुपके से, आज की भाषा में बात करूं तो कपट करके वो उनका खून किया, आज की भाषा में बात करूं। और फिर जब भगवान राम बाली को मिले तो बाली ने अपना बेटा सौंप दिया अंगद, उसके साथ लड़ाई करने के लिए। और अंगद ने एक क्वेश्चन नहीं पूछा अपने फादर को। यानी आप बिलीव करें, जिस व्यक्ति ने आपके फादर का खून किया हो, उस व्यक्ति के साथ ही आप लड़ाई करने के लिए उसकी ही सेना में जुड़ जाए और जय जयकार भी करे, और जय जयकार भी करे। तो अंगद आज के आपके और मेरे जैसे लोगों को ये संदेशा पहुंचा रहा है कि हो सकता है आज के युग में हमारे माता पिता हमसे कम पढ़े लिखे, हो सकता है उसको हमारे जो हम चीजें हम सब देख रहे हैं उसमें कम समझ हो, लेकिन इस दुनिया में माता पिता जितनी साफ नीयत किसी की नहीं हो सकती। कोई भी हो, सबसे साफ नीयत माता पिता की हो। मैं हमेशा ये चीजों का ध्यान रखता हूँ। अगर मेरा आज के दिन में भी ऐसा है, पूरा भी दिन काम करता हूँ, जो भी हुआ तो रात को माँ के साथ बात करता हूँ। पापा नहीं है, लेकिन पापा के ऐसे फोटो के साथ बात कर लेता हूँ कभी कभी। जो इवन मैं आज के दिन का अगर मैं 10 लाख रुपए का सेल कर रहा हूँ तो भी माँ को जाके बताता हूँ। और ये पूरा घटनाक्रम 4 साल से चल रहा है। रोज शाम को जाता हूँ, माँ एक ही क्वेश्चन पूछती है, बेटा क्या हुआ आज? मैं बताता हूँ, माँ 10 लाख रुपए का आज माल हमने बेचा हुआ है। बोल रही है क्या, कहाँ का? तो मैं बोल रहा हूँ 3-4 लाख का कलकत्ता गया, 6-7 लाख का अहमदाबाद गया। तो बोला ध्यान रखना। बोला हाँ। ये नित्य क्रियम हर रोज का। उनको भी खुशी, आपको भी खुशी। हाँ, मेरे को ऐसा लगता है, मेरे कोच के पास से मैंने सीखा हुआ है कि भाई उन लोगों को जाके अब कंपनी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उनको पता होना चाहिए। मेरे को अचानक अभी डिस्कवर हुआ कि ये चीज लगती सामान्य, लेकिन बहुत कम लोग ही कर रहे होंगे, क्योंकि माता पिता उम्मीद रखते हैं कि शाम को आके कोई चर्चा करे, और अपने को लगता है कि क्या ही चर्चा करना है। हमेशा है ना, सब लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे बिजनेस में मम्मी पापा को क्या पता है, मेरे बिजनेस में उनको क्या पता चलेगा। लेकिन आपको पता नहीं है, मैं कभी मेरी माँ ने मुझे बताया नहीं है, लेकिन मेरा 100% मानना है कि वो जब माला ऐसे घुमाती है ना, तो जिस दिन सेल कम हुआ होगा ना, उस दिन दूसरे दिन माला ज्यादा फैलेगी और वो एवरेज बढ़ जाता है। ऐसा लगता है कि हमारी होशियारी की वजह से धंधा चल रहा है, नहीं, वहां की दुआ की वजह से चल रहा है। उनकी प्रार्थनाएं रहती है हमेशा।
आज के समय में कुछ कमी लगती है आपको जीवन में कि यार ये कम है? आपने पूछा ना तब मेरे को स्ट्राइक हुआ। मेरे को आज ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरे जीवन में कुछ कमी है। मटेरियलिस्टिक गिने तो बहुत सारी कमियां हो सकती है, लेकिन आज मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ, अगर आज इस क्षण से मेरे को जाना भी हो इस पृथ्वी से, तो मेरे को कोई दुख नहीं। मेरे को जो करना था वो कर चुका हूँ, और भी आगे जो करूंगा भगवान की दया से वो करता रहूंगा। जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे आज भी याद है जब मैं आपसे मिला था तो आपने कहा था कि मैं डे 1 से, आप ये कह रहे हैं कि बहुत मिला है, भले जितनी सेल हुई इतनी सेल है। लोग हमेशा होता है कि ज्यादा है तो भी लगता है कि कम है, जबकि आपने तो यही भाव रखा कि यार बहुत है मेरे पास। मैंने ना कहीं सुना था कि भाई जितना ज्यादा होने का भाव में रहोगे उतना आपको ज्यादा मिलेगा। तो मैंने है ना तब से प्रैक्टिस करना शुरू किया। मैंने कहीं से सीखा था, मैंने बोला चलिए प्रैक्टिस तो करते हैं। तो एक बार ऐसा इंसिडेंस हुआ कि मेरी वाइफ ऐसे मेरे बच्चे को गोदी में लिए हुए खड़ी थी, और पीछे उसका है ना वो शर्ट किसी नोक में खुज गया और ऐसे गिर गई मेरे बच्चे के साथ। तो पहले जब मैं था ना तो ऐसा बोल सीधा उसको डांट देता, तेरे को अक्ल नहीं है, तू ये क्या कर रही है, तू वो कर रही है। ये प्रैक्टिस करते करते मैंने ये पाया कि उस दिन मेरे मुंह से ऐसा निकला, चलो अच्छा है भगवान की मेहर है, लगा तो नहीं है, ज्यादा से ज्यादा शर्ट ही फटा हुआ है और कुछ तो हुआ नहीं है। मेरे को ये पता चला कि इससे ना मैं बहुत सैटल होने लगा चीजों के प्रति। मेरे को ना कमियों का भाव नहीं है, बहुत सारा ऐसा भाव है, तो उससे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। जैसे कि मैं अभी सोचता हूँ, अभी छोटा था तब साइकिल कभी बांधे थे, आज गाड़ियों में घूम रहे, तो इससे अच्छा हो क्या सकता है। जीवन में कभी सोचा नहीं था, इनफैक्ट जीवन में कभी सोचा नहीं था एक पॉडकास्ट करेंगे। तो ये भी अच्छी बात है। तो कुदरत, अगर मैंने नहीं सोचा है वो भी कुदरत दे रहा है, तो उससे अच्छी बात ही क्या है। ये तो हमारे लिए भी सीखने वाली बात है कि कहाँ मैं देख रहा हूँ, ये तो मेरे को देखना है कि है, फिर भी अगर उसमें कमी ढूंढ रहा हूँ तो कमी दिखेगी। सीधी बात। जो मिला है कम से कम उसका तो मैं आभार व्यक्त करूं। और हम इंसान ऐसा ही कर रहे हैं, जो मिला है उसका आनंद नहीं ले रहे हैं, जो नहीं मिला है उसकी कमियों में जी रहे हैं। और मैंने ये सीखा है कि जो मिला है उसका आनंद लो और नया काम शुरू करो, बस। ये तो विचार भ्रमित करते होंगे ना, विचारों पे कंट्रोल करना महत्वपूर्ण है। नहीं, विचारों पे कंट्रोल करना हमारी औकात के बाहर है, मैं ऐसा सोचता हूँ। विचारों पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते? हम एक्शंस पे कंट्रोल कर सकते हैं। विचार तो बहुत सारे आते रहेंगे, उल्टा चीज अगर हम सोच रहे हैं तो उल्टे भी आते रहेंगे, लेकिन उस उल्टे विचारों में भी सही क्या कर सकते हैं वही देखना है। विचारों को नहीं पकड़ लेना है, विचारों का तो काम है आना। विचारों को काम है, और जितना आप पकड़ेंगे ना उतना वो ज्यादा आएगा। इससे उनको बहने दो जैसे बहने दो। चलिए, अंत में रैनली से जब आप जुड़े, 3 साल हो गए मेरे ख्याल से, क्या अनुभव है आपका? देखिए, पहले से तो जो हीरो टेक्सटाइल थी, मैं आज भी लोगों को बोलता हूँ कि हीरो टेक्सटाइल को हीरो इंडस्ट्रीज नाम देने वाले आप ही है। कि आपने विजन दिया था कि भाई इंडस्ट्रीज अगर आप बड़ा करेंगे तो उसमें सर्व समावेश कोई भी कंपनी आ सकती है, तो इंडस्ट्री का नाम आपने दिया। रैनली से काम करने का मेरा मोटिव ये था, एक बार मैं अपना दोस्त से मिला, मैंने बोला मेरे को कंपनी यहाँ तक ले जानी है, फिर काम छोड़ देना है, फिर मेरे को काम नहीं करना है। तो बोला तुम्हें काम नहीं करना है वो अलग चीज है, लेकिन तुमने जो कंपनी बनाई है उसके थकी और लोगों का अगर भला हो सकता है तो क्यों नहीं। अगर मान ले मेरे जैसा या कोई बाहरी थर्ड पर्सन है, वो बाहर बैठे बैठे हीरो से अगर पैसा कमाना चाहता है तो क्यों ना कमा सकता। मैं बोला ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। बोला तू आगे लेके जा, कंपनी को आईपीओ में ला, पब्लिक लिमिटेड बना। जैसे कि अभी टाटा के तू शेयर्स खरीदेगा, तो टाटा के शेयर्स खरीदने से या वेदांता के शेयर खरीदने से या उसके डिविडेंड से तेरे को फायदा हुआ। मैंने बोला हाँ होता है। तो उसमें तेरा कोई योगदान है? मैंने बोला कोई योगदान नहीं, लेकिन फिर भी तू कमा रहा है ना। तो बोला हाँ। तो बोला ऐसा भी तू कुछ कर सकता है। मैंने बोला हाँ ये कर सकते हैं। तो फिर वहां से आया कि भाई इस कंपनी को है ना पार्टनरशिप कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड बना देते हैं। और काफी सारा सोच विचार करके मैंने ये पाया
रैनली वाले जो भी 5-6 बंदे हैं वो होशियार तो है ही। तेरे साथ मेरे संबंध भी सही थे, तो मैंने सोचा इन लोगों से काम करना चाहिए। और मैं लोगों के साथ काम करने में है ना एक ही चीज सोचता हूँ, पहला उनको काम करना है या नहीं करना, दैट मीन्स कि वो काम के भूखे है या नहीं, और दूसरा ऑनेस्ट है कि नहीं। तो दोनों चीज में आप लोग तो हाईली क्वालिफाइड है, धन्यवाद। तो इसलिए आप लोगों के साथ काम शुरू किया। फिर जो मेरी नेगेटिविटी थी कि भाई पैसा कहीं से कहाँ डालने का, क्या करने का, वो मेरे को नॉलेज नहीं था। तो मैंने आपको सीधा बोल रहा है भाई आप इस मामले में मेरे को आप ब्रेक लगाना। तो तब से लेके आप लोगों का जो जो गाइडेंस मुझे मिला है कि भाई यहाँ पे पैसा इस तरह से करने का, ये अकाउंटिंग करने का, अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर सब चेंज करके ज़ोहो में लाना, ये जैसे जैसे तो मैंने एक्सपीरियंस किया कि चीजें है ना पहले से स्मूथ होती जा रही। इनफैक्ट मेरे पास ये एक्सपीरियंस था, एक्सपीरियंस मीन्स वो कहावतें मैंने सुनी हुई थी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बहुत जोलजार होता है, बहुत काम होता है, बहुत एक्सपेंसेस होते हैं। तो आप लोगों के साथ जुड़ने के बाद और पिछले मेरे 3 साल के अनुभव के साथ मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का स्ट्रक्चर यानी इजी स्ट्रक्चर है। तो मैं खुद अनुभव कर रहा हूँ। ये आपने भ्रम तोड़ दिया, बहुत लोगों को भ्रम है इस चीज का। मेरा खुद का भ्रम था, लेकिन अभी मैं ऐसा बोल रहा हूँ बहुत इजीएस्ट है। क्योंकि चीजों को हमने जब तक समझी नहीं है तब तक वो हमारे लिए है लेंथी है। आप लोगों के साथ जुड़ के वो सब चीजें समझ ली है, टाइमली सब काम हो रहा है, आपकी टीम इतनी सुपर्ब है, तो वो इनफैक्ट वो मेरा फॉलोअप ले रही है कि ये कब करना है, ये कब करना है। तो मैं इस काम से बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच हिरेन भाई, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और आज मुझे भी बहुत सारी चीजें इसमें से सीखने को मिली, जबकि अपना तो बैठना साथ में रहता ही है, पर जब भी चर्चा करते हैं तो मंथन में से कुछ ना कुछ मक्खन के रूप में निकलता है। आभार है आपका, आप यहाँ आए, और आशा रखते हैं कि आज की चर्चा में से लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ उन्हें दिखे, वो अपने जीवन में उतारे, और आप जो सेवा का कार्य कर रहे हैं वो कंटिन्यू करते रहे, ऐसी आपसे अपेक्षा है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।